शुरुआत शर्मा जी सबसे पहले आप ही से, और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये जो फैसला लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के जो लाखों लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये निर्णय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है और वेल इन टाइम दशहरा और दिवाली से पहले जी भारत सरकार ने उनको एक ये गिफ्ट दिया है। इस देश के अंदर 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ओके। और 6% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनको जो है रोज़ अपनी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है जी। जिसके कारण भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि साल में 2 बार ये इसको जो है बढ़ाएंगे इंडेक्स सीपीआई के मुताबिक। इसी में वैलेंटाइन अप्रैल में बढ़ा था, अब फिर अक्टूबर में बढ़ना था। उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने और श्रम मंत्री ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया जिससे इस देश के लाखों मज़दूरों को जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये डेली बेसिस वाले खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आजकल जो है इनकी संख्या बढ़ी है। ओके। इसलिए इनको अपनी लाइफ को जीने का और महंगाई को सामना करने का एक अच्छा स्टेप भारतीय सरकार ने उठाया। शर्मा जी, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड की थी, और जब हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने कहा कि 96% जो लोग हैं वो इस सेक्टर में लगे हुए हैं, ऐसे में बता सकते हैं कि किस तरह से, चूँकि हमने देखा कि इससे पहले भी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1 अप्रैल 2024 में इसमें आखिरी बार बदलाव किया गया था और उसके बाद इसी साल ये दूसरी बार इसमें बदलाव किया गया है। तो किस तरह से, क्या कुछ ब्रैकेट्स, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी, वेतनमान में कितनी की बढ़ोतरी होगी? इसके अंदर तकरीबन आज अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज जो है 18,000 है। 18,000 है मिनिमम वेज, और अनऑर्गेनाइज में अब भारत सरकार ने 20,000 के करीब कर दिया है। 2,000 ज़्यादा बढ़ा दिया है डेली बेसिस पे। ओके। मार्केट को देखते हुए। और इसमें अनऑर्गेनाइज में निर्माण मजदूर भी आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी आते हैं, चौकीदार भी आते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, और खान पान वाले भी आते हैं, भट्ठा मजदूर भी आते हैं, और जो डेली का कृषि वाले भी आते हैं, मैसन वगैरह भी। सबके लिए इन्होंने ये उनको एक तोहफा दे के उनकी लाइफ को अच्छी तरह अपने परिवार को पालने का एक साधन दिया है। इसमें शर्मा जी क्या गिग वर्कर्स भी शामिल हैं? हम जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बाइक्स पे लेके हमारे आपके घरों में खाना पहुंचाने का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, क्या वो भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल शामिल हैं। हर तरह के अनऑर्गेनाइज में सब जगह भारत सरकार इसके ऊपर आदेश जो है जारी करती है। और इसके साथ साथ वीडीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, उसको भी ये बढ़ेगा जिससे बेसिक पे जो टोटल करेगा, मैंने 20,000 मिनिमम बताया, उससे बेसिक डीए भी वीडीए भी मिलेगा जिससे इनको जो है सेटिस्फेक्शन होगी और आगे खर्चा टॉयलेट करने का साधन मिलेगा, अपने बच्चों को बढ़ाने का साधन मिलेगा। बहुत सारे हैं जैसे डोर टू डोर करते हैं, और हमारे और भी है, आशा वर्कर हैं, माली हैं, दूसरे, सबके लिए ये जाता है सर्कुलर बन के कि उनको ये मिनिमम वेज जो है इतना मिलना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, मुझे एक चीज़ प्रैक्टिकली मुझे एक चीज़ बताएं कि वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग शहरों में जो काम करते हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं, गाँवों में काम करते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं? सरकार के पास ये डेटा कहाँ से उनको मिलेगा कि फलाने गांव में, फलाने शहर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं और हमें उन्हें पैसे देने की ज़रूरत है? ये सरकार के पास डेटा कैसे गया है, कैसे जाना चाहिए, कैसे जाएगा, और फिर
जो लोग इससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, उन तक कैसे वो लाभ पहुंचेगा? देखिए, ये जितने की भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को एंगेज करते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं और उनके द्वारा ही डाटा जो है गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है और वो कलेक्ट करके ये देखते हैं कि इनको दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है लेबर को देने का, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फुली इम्प्लीमेंट करने में कई बार कामयाब नहीं होते। जो उनको मिलना चाहिए, जो मिनिमम वेज भारत सरकार ने फिक्स किया है, उसको कॉन्ट्रैक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे दो बातें, एक मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे जो मनरेगा स्कीम है जी, छोटे शहरों में, गांव में लोग उसमें जाते हैं, उसके जिसके तहत वो काम करते हैं, हम जानते हैं सभी कि वो जो वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार कई तरह की शिकायतें हम आप मीडिया में देखते हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से उन कर्मचारियों को सफ़र करना पड़ता है। क्या कुछ मैकेनिज्म है इसका शॉर्ट आउट करने का? इसमें मैं कहूँगा हमारा श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्री जी, उन्होंने सिस्टम तो बनाया है कि एटीएम कार्ड बनाओ, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी आज कल जॉब मिलती नहीं है। वो क्या एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर वो अपनी डिमांड करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं, पेपर पे साइन कराते हैं, तो वो उनको निकाल देते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो मैं श्रम मंत्री जी से कहूँगा, भारत सरकार से कहूँगा, इस सिस्टम में कैसे संशोधन हो सकता है, उस संशोधन में जिससे एक्चुअली जो भारत सरकार ने मिनिमम अनस्किल्ड के लिए 783 रुपये फिक्स किए हैं, सेमी स्किल्ड के लिए 868 रुपये फिक्स किए हैं, स्किल्ड के लिए 954 रुपये फिक्स किए हैं और हाई स्किल्ड के लिए 1035 डेली रेट जो है फिक्स किया है, वो उनको एक्चुअली जो मिल सके। इसका लिए यही साधन है कि उसके अंदर जो भय है कि हमें अगर हम कंप्लेंट करेंगे, जिनका जो है 20,000 बनता है उनको ये 12,000 ही देते हैं, साइन कराते हैं 20,000 पे। भारत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, अच्छा सिस्टम किया है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर को जो हम काम देते हैं उसके ऊपर लेबर मिनिस्ट्री जो है उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई ऐसा ढंग ढूंढना चाहिए जिससे आप लोग क्या सुझाव देंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? आप लोगों के पास इससे हमारा ये है कि जो हमारा वर्कर कोई भी काम करता है उसको ये कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं है कि उसने डिमांड की है तो उसको हटा दे, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास काम होता है। अगर ये भय ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारी अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, जो काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनको पूरा वेजेस मिलेगा। आप लोगों के पास कोई सुझाव कि उसमें सुझाव यही है कि उसको ये रजिस्टर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास जो सबॉर्डिनेट है, हालांकि उनकी भी ड्यूटी है, ये रेलवे के अंदर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्कुल, उनको ऑलरेडी जो हमारा ऐसा इंचार्ज होता है उसको देखभाल करने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी करता है। उसको अगर हम कंट्रोल करें कि वो उसको निकालने में, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, अगर काम है वही साथी काम करेगा, उसकी हेल्थ अगर ठीक है, सब कुछ है, और जिससे भय जब ख़त्म होगा तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती है, वो उनको परिवार को जो है सहायता मिल सकेगी। मुझे एक बार ये बताएं शर्मा जी कि ये जो आपने भी बताया, जो जिन फिगर्स का आपने बताया कि जो कुशल कामगार हैं उनको इतना मिलेगा, जो अर्ध कुशल हैं उनको इतना मिलेगा, ये जो फॉर्मूला और ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इस पे सरकार कैसे पहुंची? आप लोगों ने क्या कुछ सुझाव दिया था? और ये जो फिगर हैं कि इसको अर्ध कुशल, कुशल, अकुशल, अत्यधिक कुशल, ये कैटेगराइज कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया? और हम जान रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भी, जैसा कि आपने बताया कि ए, बी और सी कैटेगरीज में इनको विभाजित किया गया है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? देखिए कि नंबर 1 तो
ये जो उनकी वर्क के ऊपर होता है। एक आदमी जो है मैसन का काम करता है, उसके साथ जो असिस्टेंट लगाया जाता है, मैसन को हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड मानते हैं। ओके। जो असिस्टेंट होता है वो उसको हम मानते हैं कि लेबर है, ये क्लास 4 का अनस्किल्ड है ये। नंबर 2, इनके वेजेज के फिक्स करने का, जैसे सीपीआई इंडेक्स जो है महंगाई बढ़ती है, शिमला में हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक सेल बना हुआ है। वो मार्केट के प्राइस को जो है मॉनिटर करता है। उसी बेस पे वो भारत सरकार को सजेस्ट करता है कि डेली वेजेस में ये होना चाहिए, साल में 2 बार सजेस्ट करके उनके बढ़ाते हैं। जैसे जैसे महंगाई का इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी ने और सब ने जो है यूट्यूब पे भी आ रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी ये दिवाली और दशहरे से पहले उनका महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे। वो यही बेस है उसका भी, उसका यही बेस है कि महंगाई बढ़ी, शिमला वालों ने जो गवर्नमेंट को बताया उसके अनुसार महंगाई भत्ता अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिलता है।